हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम था फोर्स एंड मोशन, और उसमें हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात की, वेक्टर के टाइप्स के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। देखो, कल हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो जिसमें। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को नॉर्मल अलजेब्रा से जनरल अलजेब्रा रूल जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, तो उससे उसे सॉल्व या ऐड नहीं किया जा सकता, ना सब्सट्रैक्ट किया जा सकता। तो उसके लिए एक अलग से रूल बनता है। तो यहाँ हम एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन की बात करेंगे कि एक तलीय सदिशों का योग अथवा संयोजन की बात करेंगे कि क्या होता है। मतलब अगर दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना हो तो उनके लिए कौन से रूल्स बनाए गए हैं। तो वैसे तो 3 रूल्स होते हैं, पर सिलेबस में आईसीटी के सिलेबस में सिर्फ 2 रूल दिए हुए हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि त्रिभुज योग नियम, सदिशों का त्रिभुज योग नियम दिया गया है और सदिशों का समचतुर्भुज योग नियम दिया गया है। तो अब हम समझते हैं कि जो इसका पहला लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो कैसे वर्क करता है, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करने के लिए वर्क कैसे करता है। तो इसे बाय डेफिनेशन समझते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर represented both in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in one order, then those resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। ये क्या बोल रहा है इसमें कि अगर हम ट्रायंगल के सेम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सेम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आप लोगों को बताया था कि ये पार्ट इसका होता है इनिशियल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं टेल, और ये होता है हेड पॉइंट, फाइनल पॉइंट जिसे बोला जाता है हेड। तो टेल अब एक ही क्रम में बोल रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो अगर पहले की डायरेक्शन ये है तो दूसरा उसके सेम ऑर्डर में ही होगा, इस डायरेक्शन में। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ऑर्डर सेम है। तो अब हमें इसको कैसे ऐड करना है, इसको ऐड करने का एक याद करने का सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, कि ये इसका जो हेड है, हमेशा ट्रायंगल लॉ में हमें क्या याद रखना है कि सेम ऑर्डर की बात की गई है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सेम ऑर्डर से मतलब यहाँ ये है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करना। यानी कि ये अगर पहला वेक्टर है तो पहले वेक्टर का ये क्या हो गया, ये हो गया टेल पॉइंट और ये हो गया हेड पॉइंट। मैंने क्या बोला कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करना है। तो ये क्या हो गया, सेम ऑर्डर में हो गए, दो वेक्टर्स कैसे हो गए, सेम ऑर्डर्स में। अब क्या बोल रहा है कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, ट्रायंगल की तीसरी साइड, और अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया जो अपोजिट साइड में है। देखो, ये इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो इसकी तीसरी साइड है ये रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मान लेते कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर दोनों का सम किया जाए a प्लस बी, तो वो किसके बराबर आएगा, वेक्टर आर के। वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन में होता है और a और b सेम ऑर्डर में होते हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सेम ऑर्डर का मतलब सबसे आसान तरीका है याद रखने का कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड कर देना।
तो ये मैंने हिंदी में भी डिस्कशन किया है, इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट जो है इस लॉ का, कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, अब देखो संलग्न भुजाओं द्वारा बोल रहा है मतलब सेम ऑर्डर में, वही जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा कि सेम ऑर्डर में डिस्कस किया गया है। इसमें बार बार एक ही चीज हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सदिशों के त्रिभुज योग नियम में याद क्या रखना है कि एक ही क्रम में या संलग्न भुजाएं क्या कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, जो मैंने पहले बताया। तो अगर वेक्टर ये एक ए है और दूसरा वेक्टर बी है, देखो सेम ऑर्डर में है दोनों। अब देखो सबसे पहली चीज याद रखना वेक्टर को ऐड करने के लिए कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब समांतर क्रम में तुम वेक्टर को इधर से उधर व्यवस्थित कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। कैसे पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे ये ए वेक्टर इधर बना हुआ है अभी, ठीक है, तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट करके इधर भी बना सकते हैं। अब देखो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है ना, मतलब इस वेक्टर को जो हमने ए यहाँ लिखा था हम अब उसे यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आई वेक्टर बी की, तो पैरेलली शिफ्ट करने की बात आई तो इस वेक्टर को ऐसे यहाँ भी शिफ्ट किया जा सकता है, ये तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब इनके रिजल्टेंट वेक्टर को क्या बोला जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो इसका परिणामी सदिश हुआ, परिणामी सदिश जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, त्रिभुज की तीसरी भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगा, त्रिभुज का तीसरी भुजा, यानी कि ट्रायंगल का थर्ड साइड जो है वही इसका रिजल्टेंट वेक्टर, वही इसका क्या है फाइनल रिजल्ट, कि दो वेक्टर को जोड़ने से क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, विपरीत क्रम में। अब देखो ये सेम ऑर्डर में होगा, इनकी डायरेक्शन देखो, ए इधर से स्टार्ट हुआ ये टेल पॉइंट से और खत्म कहाँ हो रहा है, हेड पॉइंट पे, इसीलिए इनको सेम ऑर्डर बोला गया है। कि जब हम इसको ऐड कर रहे हैं आपस में तो ये देखो ये सेम ऑर्डर में दिख रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई, टेल से, और खत्म कहाँ हो रहा है, हेड पे। हमने वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में भी यही पढ़ा था कि मतलब ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब अगर इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ऐड कर दिया जाए तो ये इसके अपोजिट साइड में इसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके अपोजिट साइड में रहेगी, विपरीत क्रम में प्रदर्शित होते हैं। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, ये विपरीत क्रम में दोनों दिख रहे हैं, अपोजिट साइड डायरेक्शन में। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, R = A + B, ये हमें याद रखना है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को मैंने जितना इजी वे में हो सकता था आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। अब इसके दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिश के योग का समचतुर्भुज योग नियम, है ना, सदिशों के योग का समचतुर्भुज योग नियम। अभी हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। अब देखो एक दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं कि वो जो अभी इसके पहले हमने लॉ पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ने के लिए है, लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, ध्यान रखने वाली बात ये थी कि सेम ऑर्डर में ऐड किया जा रहा है, सेम ऑर्डर में ऐड किया जा रहा है वेक्टर्स को। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करना, हमको ये पॉइंट उसमें याद रखना है। उसमें भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, इसमें भी दो वेक्टर्स को ही ऐड किया जाता है। ये दोनों लॉ किस लिए बनाए गए कि दो वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जा सके, ठीक। इसका एक और लॉ होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि बहुभुज योग नियम। तो बहुभुज योग नियम में हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सिर्फ दो लॉ बनाया गया। कौन कौन सा, एक हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा हुआ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ये किस तरीके, आखिर ऐड तो इसमें भी दो वेक्टर्स को ही करना है, लेकिन ये लॉ क्यों बनाया गया, दो वेक्टर्स तो हम
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी ऐड कर पा रहे थे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्यों बनाया गया ऐसा? तो अब इसमें डिफरेंस जानते हैं कि ये क्या होता है। और ये दोनों लॉ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके भी हैं। पिछले बार के एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है AICTE के कि सिर्फ स्टेटमेंट, इसका प्रूफ नहीं बताना, हमें सिर्फ स्टेटमेंट बताना है। तो इसका स्टेटमेंट आ चुका है 4 नंबर का। दोनों स्टेटमेंट पूछे गए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पूछा गया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पूछा गया था। तो अब डिस्कस करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड, इसमें क्या बोला जा रहा है? एडजेसेंट साइड। उसमें क्या बोल रहा था? सेम ऑर्डर। इसमें बोल रहा है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, then their resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram of passing through their common point। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि अगर दो एडजेसेंट साइड दी, अब देखो ये वेक्टर कैसे ऐड करना है, कैसे वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, ये सेम ऑर्डर में नहीं दिख रहा। देखो इसका भी ये टेल पॉइंट है, इसका भी ये टेल पॉइंट है। अब हम इसे कैसे ऐड कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने ऐड करने के लिए एक लॉ जो पढ़ा, उसमें क्या हमने पढ़ा कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और मैंने क्या बताया कि वेक्टर्स को सिर्फ पैरेलली ही शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम वेक्टर्स को कहीं भी ले जाके कैसे भी शिफ्ट कर देंगे, ऐसा करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। वेक्टर्स का क्या मतलब? वो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सिर्फ पैरेलली ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इनको जोड़ने के लिए, इनको ऐड करने के लिए क्या किया गया? इसको एक पैरेललोग्राम का शेप दिया गया, जिससे क्या हो कि इस पॉइंट के हेड से इस पॉइंट के टेल को ऐड कर दिया जाए। इस पॉइंट के हेड से इस पॉइंट के, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, उसको हमने ड्रॉ किया है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम ज्योमेट्री पढ़ते थे पहले की क्लासेस में, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा हमने, तो देखते थे कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। तो वैसे हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। तो देखो पहले वेक्टर के हेड से हमने क्या किया, ये डॉटेड लाइन बना दी। तो पैरेललोग्राम में पता है आमने सामने के साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो अब देखो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर बी के बराबर। सामने वाली जो साइड है वो भी किसके बराबर हो जाएगी? वेक्टर ए के बराबर हो जाएगी। अब देखो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल अगर ऐड हो गया है, और ये जो रिजल्टेंट, ये जो डायगोनल, जो सेम पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से डायगोनल बनाया गया है, तो वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर को। तो ये देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया और ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो दोनों ट्रायंगल से हमको सम मिल रहा है, ये a प्लस बी इधर साइड से भी मिल रहा है और a प्लस बी इधर साइड से भी मिल रहा है। तो यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणामी परिमाण जो है वो कैसे मिलता है? दिशा में उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है, जो कि दोनों भुजाओं की कटान बिंदु से होकर, यानी कि कॉमन पॉइंट से होकर क्या होगा? रिप्रेजेंट होकर जाएगा। ठीक है ना, पास होगा। तो अब हमको इसमें याद करने वाली बात क्या है? देखो उसमें क्या होता था, जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो ट्रायंगल का थर्ड साइड रिप्रेजेंट कर रहा था ट्रायंगल का। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या याद रखने वाली बात है कि पैरेललोग्राम जो ये है, ये डायगोनल है, विकर्ण पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले की क्लासेस में। तो ये जो डायगोनल के फॉर्म में हमको इसमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, परिणामी सदिश कैसे मिल रहा है? विकर्ण के रूप में, डायगोनल के फॉर्म में। तो कभी कभी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि पैरेललोग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? तो क्या आंसर होगा उसका कि डायगोनल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डायगोनल, यानी कि विकर्ण के रूप में।
अब अगर ऐसे ही आ जाए कि जो त्रिभुज योग नियम है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हमें किस में मिलता है, कौन से फॉर्म में मिल रहा है, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड के फॉर्म में रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। तो आई होप मैंने जो ये दोनों आप लोगों को लॉ डिस्कस किया है, किसी भी वेक्टर को, दो वेक्टर्स को आपस में याद रखिएगा, दोनों वेक्टर्स जो हैं, दोनों लॉ जो हैं वो दो वेक्टर्स को ही ऐड करने के लिए बनाए गए। दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो बहुभुज योग नियम लगेगा, यानी कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम आएगा उसमें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोगों को कोई दिक्कतें आ रही हो समझने में, तो बिल्कुल आप, या सिलेबस से रिगार्डेड कुछ भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर की जाएंगी लेक्चर में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप क्लियरली सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा उसी को ध्यान में रख के लेक्चर बनाए जा रहे हैं। तो अब इसके आगे हमें पढ़ना है। अब देखो, वेक्टर्स को ऐड किया जाता है कैसे, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम देखो, जब हमको डायगोनल के फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना रहता है ना, तो हम ऐसे भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर एक ये वेक्टर हो गया ए और दूसरा वेक्टर हो गया बी, दूसरा वेक्टर हो गया बी। अब बोला कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब देखो, मैं एक चीज याद रखना, मेरी बात याद रखना है आप लोगों को, क्या कि इसमें पैरेललोग्राम हमें दिख नहीं रहा, हमको मन की आंखों से पैरेललोग्राम को देखना है। ये इसको ड्रॉ करके देखना है पैरेललोग्राम को, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करके हमें देखना है। तो ये देखो, अगर दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम उसके डायगोनल के फॉर्म में उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, और इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। सेम वही जो हमको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में मिला था। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों लॉ समझ में आए होंगे। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे वेक्टर्स को जोड़ा जा रहा है, अगर दो वेक्टर्स को आपस में जो ऐड किया जा रहा है, अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दो वेक्टर्स को आपस में, तो अब उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये पैरेललोग्राम लॉ का भी हमको रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला है, ए प्लस बी इंटू आर। अगर हम मतलब वही जो अभी पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया था, उसके दो साइड्स मान लिए ए और बी वेक्टर है, और उनको आपस में एडजेसेंट साइड है, वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट यानी कि संलग्न भुजाएं हैं, और उसको अब हमको किससे सॉल्व करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने पढ़ा उससे सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे ओपी, और उसके आमने सामने एक पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड भी ड्रॉ करेंगे। जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए ऐसा कोई स्पेशली रूल नहीं बनाया गया, इसको बस एक ही रूल हमें ये समझना है। अभी हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में। यानी सेम ऑर्डर में मैंने क्या बताया था, कैसे होते हैं सेम ऑर्डर, क्या होते हैं कि पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दिया गया, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता था आपस में, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी आता था। ठीक है, ये हमको याद रखना। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है ना, इसके आगे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होते चले जाएंगे। यह है कि पहले आप लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझना
जरूरी है। इसके लिए देखो, यदि a व b दो सदिश राशियां हो तो a माइनस बी को सदिश का व्यवकलन कहा जाता है, यानी कि अंतर कहा जाता है। सदिशों के व्यवकलन या अंतर निकालने की प्रक्रिया प्रदर्शित किया गया है। a को b से घटाने के लिए क्या करना है, b वेक्टर जो है उसको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है। किस में ऐड करना है, विपरीत दिशा में। मेरी बात समझ में आई। द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए टू वेक्टर्स बिकम्स नेसेसरी व्हेन वी आर dealing with velocities and acceleration. It is uncommon in the case of force. Consider two vectors a and b. अभी हम फिगर देखेंगे, उसमें क्लियरली पता चलेगा। We have to find a minus b. The subtraction of a and b from a is the same addition of minus b to a. मतलब क्या बोला गया है कि a माइनस बी की वैल्यू, अगर a में हम माइनस बी को प्लस करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक दूसरे के बराबर। देखो क्लियर है, अगर a माइनस बी लिखा जा रहा है तो हम ये इसके इक्वल हो सकता है ना, इसके इक्वल तो हो सकता है। इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो अब इसको हम वेक्टर्स के डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ। देखो स्टेटमेंट से चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, देख के चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। सुनने में नहीं होता, समझने में होता है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि देखो फिजिक्स जो है वो याद करने की चीजें नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो चीजों को अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको बाय डायग्राम समझते हैं। तो देखो यहाँ वेक्टर a और वेक्टर b ये सेम ऑर्डर में थे, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, a प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, अभी जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा कि ये पहले वेक्टर का हेड था और ये दूसरे वेक्टर का टेल था, तो ये इनको आपस में ऐड करते तो क्या आता, अभी रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस बी आता। लेकिन अब अगर इस b वेक्टर की डायरेक्शन क्या कर दी जाए, अपोजिट कर दी जाए, तो ये जो प्लस b था ये क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। प्लस बी माइनस हो जाएगा। तो ये देखो, अगर ये इसकी डायरेक्शन हो गई और ये इसकी, तो इसको पैरेलली शिफ्ट किया जाएगा। तो ये देखो, ये ऐसी डायरेक्शन हो गई, ये इस ऑर्डर की डायरेक्शन हो गई। अभी प्लस वाले में हम ऐसी डायरेक्शन पढ़ रहे थे, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड तो होगी, लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शन बी की चेंज हो गई, माइनस बी हो गई, तो आर इक्वल्स टू क्या आया, ए प्लस माइनस बी। प्लस क्यों लिखा गया, देखो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही देख रहे हैं, बस हमने b की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो अगर कभी हमें दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, आपस में उनको मतलब अंतर निकालना है दो सदिशों का, तो क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर को अगर सेम डायरेक्शन में रख रहे हो तो सामने वाला जो दूसरा वेक्टर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देता है। देखो जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो इस डायग्राम में हमने, सेकेंड वाले डायग्राम में हमने क्या किया कि ये b को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, जिसके वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी हो गई। माइनस बी हो गई तो ये दो वेक्टर्स का आपस में क्या आ गया, डिफरेंस। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा और जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा वो समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक जो है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का वियोजन। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है। देखो वियोजन मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक से ज्यादा हिस्से में बांट देना, एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देना। कोई एक चीज है, हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, हम उसको एक क्वांटिटी को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, इसी को बोला जाता है रिजोल्यूशन, यानी कि वियोजन, बांट देना किसी भी चीज को। तो द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन एंड द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एंड ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित समकोणिक
वियोजन कहलाता है तथा घटक सदिशों को समकोणिक घटक कहा जाता है। अब देखो इसको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ समझने का। मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ के हमें चीजें क्या लगने लग जाती हैं, टफ लगने लग जाती है। उनके वर्डिंग से हमको चीजें बहुत टफ लगने लग जाती हैं, पर इसको समझने का बहुत आसान तरीका मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को। नॉर्मल जो इसका मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है कि किसी भी रिजोल्यूशन मतलब क्या, जिसकी भी बात कर रही है, जैसे कि अभी रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात की जा रही है ना, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को क्या करना है, वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड, एक वेक्टर को और कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अभी हमने जब पढ़ा था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि ये जो इसके दो एडजेसेंट साइड होते हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है। अब देखो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इन दोनों वेक्टर से मिलकर ये तीसरा वेक्टर बना कि नहीं बना, आर। तो आर को अगर हमारे पास ऐसे सिर्फ आर वेक्टर हो तो हम उसको ए और बी में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इसके दो कंपोनेंट हुए, तो यही इसके रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहलाते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यही बात की गई इस स्टेटमेंट में, ठीक। अब देखो एक वेक्टर को मैंने कैसे बताया कि एक वेक्टर को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दो से मिलकर जब एक वेक्टर बन सकता है तो एक वेक्टर से मिलके भी तो दो वेक्टर बन सकते हैं। एक वेक्टर से को अलग अलग कर दिया जाए, जिससे देखो ये दोनों वेक्टर से मिलकर क्या बना, हम क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू आर, यही पढ़ते हैं, ठीक है। जो डायगोनल के फॉर्म में हमको मिलता है ये आर, ठीक। तो अगर a प्लस बी को r लिख सकते हो तो r को a प्लस बी में फिर से डिवाइड तो किया जा सकता है। तो ये देखो जब हमने दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करके एक वेक्टर बना दिया, तो अब उस एक वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, ठीक। तो अब इसको समझते हैं क्लियरली। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या हुआ, देखो ये एक वेक्टर लिया गया है जो क्या है, ए वेक्टर, तो ये इसका कंपोनेंट हो गया। अब देखो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ये ए एक्स हो गया और ये ए वाई हो गया। तो मैंने जब यूनिट वेक्टर बताया था तो मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश का यूज होता है। और ये देखो मैंने दूसरे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि ए आई और ए जे, एक्स के लिए आई डायरेक्शन होती है और वाई के लिए जे कैप, आई कैप और जे कैप, ठीक। तो ये ए वेक्टर है, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ए एक्स और ए वाई, ये इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाया। अब देखो हम इसको पैरेललोग्राम यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिनोट कर दे रहे हैं। वैसे ही जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये डिवाइड हुआ, या दो वेक्टर से जुड़ के एक वेक्टर कैसे बना, या एक वेक्टर को अलग अलग करके दो वेक्टर कैसे कंपोनेंट बन गए। तो अब देखो ये यहाँ पे थीटा एंगल है। एक चीज याद रखना, जो थीटा वाली साइड होती, ये जो थीटा वाली साइड होती है वो किसके नाम से लिखी होती है, याद रख लो, वो किसके नाम से लिखी होती है, कॉस। ये कॉस वाला कंपोनेंट होता है। कॉस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, साइन वाला। ये चीज हमेशा याद रखना, जो थीटा वाली साइड होती है, थीटा वाली साइड के लिए कौन सा कंपोनेंट रेडी रहता है हमेशा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर वाले साइड के लिए कौन सा कंपोनेंट रहता है, साइन थीटा, ठीक। तो अब हम यही जो हमने डायग्राम में बनाया, ये थ्योरी में लिखा हुआ है, लेट ए बी द वेक्टर ऑफ बी द रिजोल्यूशन इनटू टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ओ एक्स एंड ओ वाई। तो हमने एक वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, ए एक्स और ए वाई के पार्ट में रिजॉल्व कर दिया इन दोनों कंपोनेंट को, इन्हीं को रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहा जाता है। कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक है ओ एक्स की डायरेक्शन है और दूसरा है ओ वाई की डायरेक्शन। एक ओ एक्स की डायरेक्शन है और एक ओ वाई की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट वेक्टर जो ओ ए है, ओ ए दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ए के बराबर होगी।
अब आई और जे जो हैं, आई और जे यहाँ पे जो हैं वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। मैंने अभी बताया, जो मैंने बताया वो नीचे वर्ड्स में लिखी हुई है और कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन के लिए क्या है, आई कैप, आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ओ एक्स में ओ एम ए एम नॉर्मल ड्रॉ किया और ओ वाई में हमने ए एन ड्रॉ किया, ए एन ड्रॉ किया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये जो वैल्यू थी ओ एम की वैल्यू क्या आई, ओ एम की वैल्यू है ए एक्स के बराबर, यहाँ डिनोट किया गया है। ओ एम की वैल्यू किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। और ओ एन की वैल्यू जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, किस पे, नॉर्मल ड्रॉ किया था ओ वाई पे, ए एन जो ड्रॉ किया था उसकी वैल्यू क्या है, ए वाई, ठीक है। तो अब इसके लिए बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का यूज़ किया जाए तो अब देखो इनको ऐड किया जा सकता है, किनको किनको, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं ओ एम प्लस ए एम या एम ए किसके बराबर आ जाएगा, ये थर्ड साइड के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर ओ ए की वैल्यू ओ एम प्लस एम ए, ये ओ एम दिख रहा है और ये एम ए दिख रहा है, इन दोनों को ऐड किया गया तो वो किसके बराबर आया, ये डायगोनल के बराबर आया। डायगोनल के बराबर आया तो डायगोनल को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ एम की वैल्यू मैंने अभी बताया ए एक्स है तो ए एक्स लिख लेंगे, और ए एन की वैल्यू क्या है, ए वाई, तो ए वाई ड्रॉ कर लेंगे, लिख लेंगे, सॉरी। तो अब इसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना है। अब ए एक्स ए वाई रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है, यानी कि समकोणिक घटक है, हमें पता है। तो अब हम ट्रायंगल ओ एम ए में, ट्रायंगल ओ एम ए में ट्रायंगल की बात करें तो एंगल है ए ओ एम, एंगल ए ओ एम की वैल्यू क्या है, थीटा दी हुई है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण आएगी ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए एम, परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। तो अब इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण की बात की जाए तो इसमें लंब कौन सा है, ए एम है, और कर्ण कौन सा है, ओ ए। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अगर हम ए एम की वैल्यू निकालना चाहें तो ओ ए साइन थीटा आएगी। अब मैंने बताया था, अभी मैंने बताया कि थीटा वाली साइड किसकी होती है। अब देखो ए के दो कंपोनेंट बांटे गए हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए एक्स किसके बराबर, ए कॉस थीटा के, और ए वाई किसके बराबर, ए साइन थीटा के। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए साइन थीटा, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दिया गया। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, क्या आती है कॉस थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए बेस क्या दिया हुआ है, ओ एम, तो यहाँ आ जाएगा ओ एम, और हाइपोटेनियस क्या है, वही कॉमन रहेगा, ओ ए ही रहेगा। तो ये आ गया। तो इधर से वैल्यू क्या निकल के आई, ओ एम की वैल्यू क्या निकल के आई, ओ ए कॉस थीटा। अब देखो ये इक्वेशन में हमने ओ एम की भी वैल्यू निकाल ली और ए एम की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल ली, एम ए या ए एम एक ही चीज़ है, तो दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो अब दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जो हमारे 2 और 3 इक्वेशन है, 2 और 3 इक्वेशन, इनको स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देना है। तो ये देखो मैंने इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर किया है और इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर किया, दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गई, और ए वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें हमको एक प्रॉपर्टी पता है ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। और अगर
इसके स्क्वायर को हटाया जाए तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यही ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जो टू वेक्टर्स होते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, उनका वैल्यू यही आता है, उनका डेरिवेशन यही है, ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस। अगर ए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर दो डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है, दो कंपोनेंट में, अगर यही तीन कंपोनेंट के लिए किया जाता तो ए इक्वल्स टू क्या आता, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब तीसरा एक्सिस जो होता वो जेड एक्सिस, तो इसलिए क्या आ जाता है, ए जेड स्क्वायर। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आप लोगों को जितनी भी चीज़ें डिस्कस की गई है सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको अगले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखना है, अनुप्रयोग देखना है सदिशों के वियोजन के, वो भी एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी है। आज के इस लेक्चर में जो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया है, ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। आज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हो या इनको लेके कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।